हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग अध्याय 4 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज हम लोग अगला अध्याय 5 यानी कि लेसन 4 पढ़ते हैं। तो अध्याय 5 है हम लोग का एक चर का रैखिक समीकरण। तो एक चर का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये है हम लोग का अध्याय 5। तो आइए देखते हैं। तो अध्याय 5 है हम लोग का एक चर का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक चर का रैखिक समीकरण। तो इसमें से महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहला जो तथ्य है तो वे समीकरण जिसमें एक ही चर का उपयोग होता है तथा जो रैखिक होते हैं, अर्थात जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, एक चर के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो एक चर का रैखिक समीकरण क्या है? तो वे समीकरण जिसमें एक ही चर का उपयोग होता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें एक ही चर का उपयोग होता है तथा जो रैखिक होते हैं, अर्थात जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, एक चर के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक्स के साथ जो भी पद है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ए का मान यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ चर कौन सा है? एक्स को हम लोग चर ले रहे हैं, तो इसका अधिकतम घात क्या है? 1 है। और एक ही चर का भी उपयोग हुआ है एक्स का केवल, तो इसलिए कि यह क्या है? एक चर का रैखिक समीकरण। तो उसी तरीके से जैसे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों भी क्या है? रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक ही चर x चर का उपयोग हुआ है और x जो चर है उसका अधिकतम घात कितना है? 1 है। तो ये है रैखिक समीकरण। तो किसी रैखिक समीकरण का पहला पद तो रैखिक समीकरण क्या होता है फिर से एक बार देख लेते हैं। तो वे समीकरण जिसमें एक ही चर का उपयोग होता है तथा जो रैखिक होते हैं, अर्थात जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, एक चर के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और डज नॉट इज इक्वल टू ए, यानी कि ए डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। और उसी तरीके से अगला जो एग्जाम्पल है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक ही चर है और वह चर कौन सा है? x है, और जिसका अधिकतम घात भी 1 है। तो यह है हम लोग का रैखिक समीकरण। तो समझ गए होंगे कि एक चर का रैखिक समीकरण क्या होता है। तो दूसरा जो तथ्य है, किसी समीकरण का हल कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है, यानी कि किसी भी रैखिक समीकरण का हल कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है। और तीसरा है समीकरण के दोनों पक्ष में रैखिक व्यंजक हो सकते हैं। तो दोनों पक्ष में रैखिक व्यंजक हो सकते हैं, जैसे 1/2 y प्लस 3 इज इक्वल टू 3/2 y माइनस 2। तो यह भी क्या है? हम लोग का समीकरण है और दोनों पक्षों में रैखिक व्यंजक भी हो सकते हैं समीकरण में। अगला है 4 पॉइंट, रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरणों का हल। प्रायः इन समीकरणों का हल ज्ञात करते समय हम सर्वप्रथम चर राशि को बाएं पक्ष में तथा अचर राशि को दाएं पक्ष में कर लेते हैं। तो रैखिक समीकरण को हल करने के लिए पहले क्या करते हैं? तो इन समीकरणों को हल करते समय हम सर्वप्रथम चर राशि को बाएं तरफ तथा अचर राशि को दाएं पक्ष में कर लेते हैं। तत्पश्चात समानता के नियम के आधार पर इसे सरल कर चर राशि का मान ज्ञात किया जाता है। तो 5वां पॉइंट है समान
समान के नियम ए बी सी वास्तविक संख्या है के लिए यदि ए बराबर बी तब ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो दोनों तरफ क्या कर दिए हैं, सी का प्लस कर दिए हैं, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसी तरीके से ए प्लस बी तब ए माइनस सी और बी माइनस सी, तो दोनों तरफ क्या कर दिया, सी का माइनस। और उसी तरीके से ए इज इक्वल टू बी तब ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू सी, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, सी का मल्टीप्लाई। और चौथा है यदि ए इज इक्वल टू 0 तब ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, दोनों पक्षों में क्या कर दिया गया है, सी का डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि समान करने के लिए दोनों पक्षों में समान पदों को जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग करना पड़ता है। तो ये था रैखिक समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो इसे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। एक चर का समीकरण ये भी आप लोग पढ़ेंगे। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं समीकरण बनाना। तो उदाहरण नंबर 1, किसी समीकरण के 3 गुने से 4 अधिक 13 के बराबर है। तो क्या बोल रहा है, उदाहरण नंबर 1 से हम लोग को कथन दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग को समीकरण बनाना है। तो जिसमें कथन है हम लोग का, किसी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक 13 के बराबर है, यानी किसी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक एवं 13 के बराबर है। तो कोई भी संख्या है वह नहीं पता, तो हम लोग उसको क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। तो x का कितना गुना, 3 गुना, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 गुना। अब कितना प्लस करने बोल रहा है, अधिक मतलब प्लस, कम मतलब माइनस, तो अधिक यानी कि +4 बराबर है, तो इसको किसके बराबर रख दिए, 13 के बराबर। तो ये हो गया इक्वेशन हम लोग का, यानी कि समीकरण। और उसी तरीके से आगे एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 2, तो एक लड़के को वर्तमान आयु, तो एक लड़के की वर्तमान आयु उसके 4 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी है। तो ये कथन है, यहाँ से हम लोग को समीकरण बनाना है। तो जिसके लिए क्या दिया है, लड़के की वर्तमान आयु उसके 4 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी थी बोल रहा है। तो माना लड़के की वर्तमान आयु हम लोग क्या मान लिए, बी मान लिए। तो 4 वर्ष पहले की आयु, किसी भी व्यक्ति की पूर्व की आयु ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्तमान आयु को, वर्तमान आयु में जितना भी पूर्व की आयु ज्ञात करने बोले रहता है उसमें माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 4 वर्ष पूर्व की आयु, तो वर्तमान कितना है, बी माने हैं, तो 4 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगा, b-4 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में b-4 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान आयु क्या बोला है, लड़के की वर्तमान आयु उसके 4 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी है बोला है। तो 4 वर्ष की आयु निकाल लिए, वर्ष पूर्व की आयु लड़के की, और वह किसके बराबर होगा, वर्तमान आयु के दुगुने के बराबर। तो वर्तमान आयु क्या था, बी था, तो यानी कि बी किसके बराबर होगा, 4 वर्ष पूर्व की आयु में यदि हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ वर्तमान आयु बी माने और उसका 4 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगा, b-4 होगा। तब वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में b-4। तो इस तरीके से बनाना है, तो बना लेंगे। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, दिए गए बीजगणितीय समीकरण से कथन बनाना। अब इससे पहले हम लोग कथन से समीकरण बनाना देखें। अभी कथन से समीकरण कैसे बनाते हैं या समीकरण से कथन कैसे बनाते हैं उस पर विचार करते हैं। तो एक बीजीय व्यंजक 5x - 2 = 10 पर विचार करें। तो इसका संभावित कथन निम्न हो सकता है। तो यहाँ पर किसी संख्या के 5 गुने, तो ये समीकरण क्या था, 5x - 2 = 10 था। तो इसे यहाँ से हम लोग को क्या बनाना है, कथन। तो किसी संख्या के 5 गुने में, यानी कि 5 गुने और 2 का अंतर कितना है, 10। तो ये हम लोग का कथन। तो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3, x/4 + x
इज इक्वल टू 10 को गणितीय कथन के रूप में लिखिए। तो कथन के रूप में लिखना है तो यहाँ कोई भी संख्या किसको लेते हैं, जो भी चर रहेगी उसको हम लोग कोई भी संख्या मान लेते हैं। तो किसी संख्या को उसकी चौथाई जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। तो कोई भी संख्या किसको मानेंगे, x को। तो कोई संख्या x है जिसमें 4 का हम लोग भाग दिए, 4 का डिवाइड किए, फिर वही संख्या को क्या कर दिए, कोई भी संख्या को प्लस कर दिए तो कितना मिला है 10। तो किसी संख्या को उसके चौथाई से जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से बनाना है, समझ गए होंगे। तो ये करके देखे में निम्नलिखित बीजीय निम्नलिखित बीजीय समीकरण के लिए कथन लिखिए। तो यहाँ से आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे है हम लोग का समीकरण हल। तो समीकरण का हल क्या है, इसे समझने के लिए निम्न उदाहरण को देखें। जैसे x + 2 = 7 में x = 3 रखने पर, तो x = क्या रख दे रहे हैं हम लोग 3। तो 3 + 2 डज नॉट इक्वल टू 7, समीकरण सत्य नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। x = आप 4 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 डज नॉट इक्वल 7, समीकरण सत्य नहीं है। आगे 5 रख दे रहे हैं तो 5 + 2 = 7, समीकरण सत्य है क्योंकि दोनों पक्ष क्या है, बराबर हैं। अतः x = 5 को समीकरण का एक हल कहेंगे क्योंकि इस मान के लिए समीकरण सत्य है। हम कह सकते हैं कि किसी समीकरण में चर के स्थान पर जो संख्या रखने पर समीकरण सत्य रहता है वह समीकरण का हल होता है। तो समीकरण का हल कौन सा होगा उसको यहाँ पर बताया गया है। तो समीकरण का हल क्या होगा, किसी समीकरण में चर के स्थान पर जो संख्या रखने पर समीकरण सत्य रहता है वह समीकरण का हल होता है। तो आगे यानी कि कोई सा मान को यदि हम लोग समीकरण को में रखें, यानी कि जो भी चर राशि है उसके जगह पर कोई भी संख्या रखें तो समीकरण का दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तभी जो भी हम लोग मान रखे हैं चर राशि को वह समीकरण का हल होगा। तो उसी को यहाँ बताया गया है। तो आगे देखते हैं समीकरणों के गुणधर्म। तो समीकरण के क्या गुणधर्म हैं, आइए देखते हैं। पहला है समीकरण में इक्वल चिन्ह यानी कि बराबर चिन्ह के दोनों पक्ष और दो पक्ष होते हैं। तो समीकरण में क्या लगे रहता है, इक्वल का चिन्ह लगे रहता है और इक्वल के चिन्ह के दोनों तरफ कुछ व्यंजक होते हैं, जैसे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। दूसरा है समानता के 4 नियम। तो समानता के 4 नियम इससे पहले हम लोग अभी देख चुके हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं समानता के 4 नियम। ABC वास्तविक संख्या के लिए, यानी कि ABC कोई भी वास्तविक संख्या है तो इसके जगह पर 1 2 3 या -1 2 3 इस तरीके से डैश डैश आगे हो सकता है। तो यदि A = B तो A = B तब A + C = B + C, अर्थात यदि दो व्यंजक बराबर हैं तब दोनों पक्षों में समान जोड़ने पर योगफल बराबर रहता है। तो ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। यानी कि कोई भी दो व्यंजक यदि बराबर हैं तो उसमें कोई सा भी तीसरा व्यंजक प्लस कर दें, यानी या पद प्लस कर दें तो उनका जो मान रहता है क्या होता है, समान रहता है। उसी तरीके से दूसरा है यदि A = B तब A - C = B - C हो जाएगा। अर्थात यदि दोनों व्यंजक बराबर हैं तब दोनों पक्षों में समान घटाने पर अंतर बराबर रहता है। तो दोनों पक्षों में क्या कर दें, C-। उसी तरीके से आगे है यदि A = B तब A × C = B × C, अर्थात दोनों व्यंजक बराबर हैं तब दोनों पक्षों में समान का गुणा करने पर भी समान
प्राप्त होता है, यानी कि गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। आगे है, यदि a इज इक्वल टू बी तब a अपान सी इज इक्वल टू बी अपान सी, जहाँ c डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि c क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि दो व्यंजक बराबर हैं तब दोनों पक्षों में समान का भाग करने पर भागफल बराबर रहता है। तो ये थे समीकरण के 4 गुणधर्म। तो आइए अब देखते हैं आगे उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 है, समीकरण x-7 इज इक्वल टू 3 को हल कीजिए। तो हल करना है, तो आइए देखते हैं। तो समीकरण है x-7 इज इक्वल टू 3। तो x-7 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 7। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो -7 प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो समानता के नियम फर्स्ट से, तो दोनों पक्षों में क्या जोड़ दिए हैं 7, जोड़ने पर -7 निरस्त हो जाएगा, यानी कि हो जाता है। तो इस तरीके से x का मान क्या हो जाएगा 10। तो ये था समानता के नियमानुसार समीकरण का हल। तो यहाँ हम लोग समानता के नियमानुसार करेंगे। तो उसी तरीके से अगला जो उदाहरण है, समीकरण 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 14 को हल कीजिए। तो यहाँ पर जो भी प्लस रहेगा बाएं पक्ष में, अचर संख्या जो भी प्लस, उसको क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करते हैं। तो आइए उदाहरण से देखते हैं। समीकरण है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो इसके लिए हम लोग क्या कर दिए हैं, दोनों पक्षों में समानता के नियम 2 से दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, तो यहाँ प्लस में 5 था, अचर पद क्या है 5 है, और इसमें x जुड़ा है तो इसको नहीं लेना है 3 को, जिसमें x नहीं रहेगा, यानी कि x या y जो भी चर है वह मल्टीप्लाई के रूप में नहीं रहेगा, वैसे वाले पद को जोड़ना है या घटाना है उसके, यानी कि विपरीत चिन्ह वाले को। यहाँ प्लस 5 है तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, घटाएंगे। ये प्लस में 5 है तो -5 करेंगे, तभी क्या होगा 5 कैंसिल होगा। तो यहाँ क्या कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों में समानता के नियमानुसार 5 घटाने पर 5 निरस्त हो जाता है। तो 5 घटा दे रहे हैं दोनों पक्षों में। तो 3x प्लस 5, यही प्लस 5 है, फिर -5, 5 माइनस कर रहे हैं इज इक्वल टू 14 माइनस 5। तो ये हो गया। तो आगे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो 3x अब क्या करेंगे, अब इसके बाद अब प्लस या माइनस वाला जो है पद हट गया है, अब मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला जो भी बचेगा, तो यहाँ हम लोग का मल्टीप्लाई वाला बचा है x के साथ, क्या मल्टीप्लाई है 3। तो उसी पद का क्या करते हैं, यानी कि x या y कोई सा भी चर रहेगा उसी पद का डिवाइड करते हैं। तो समानता के नियम 4 के अनुसार 3 का क्या कर दे रहे हैं, भाग। तो यहाँ x के साथ क्या था 3 था, तो 3 का क्या करेंगे दोनों पक्षों में डिवाइड। तो डिवाइड कर दे रहे हैं, ये 3x/3 इज इक्वल टू 9/3। डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो इस तरीके से हल करना है। तो ये है समानता के नियमानुसार समीकरण का हल। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 है, समीकरण 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 15 को हल कीजिए। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले इस प्लस वाले को नहीं हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में 3 दिया है, तो पहले डिवाइड वाले को हटाएंगे। अगर ये 3 नहीं रहता तो किसको हटाते, पहले +5 को। तो उसके लिए क्या करना पड़ता, -5 करना पड़ता दोनों पक्षों में। तो यहाँ पहले डिवाइड को हटाएंगे। तो समीकरण है 4x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 15। तो 4x प्लस 5/3
यही है, मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 3। तो समानता के नियम 3 के अनुसार तो यहाँ क्या कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दे रहे हैं। यानी कि जो भी यहाँ डिवाइड है तो जो भी संख्या डिवाइड रहेगा उसका मल्टीप्लाई। यानी कि समानता के नियम में क्या करना पड़ता है, जो भी प्लस या माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रहेगा तो उसके जस्ट उल्टा से हम लोग दोनों पक्षों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। यानी कि समीकरण के बाएं पक्ष में यदि अचर पद प्लस है तो उसी अचर पद को क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों पक्ष में। यदि माइनस है तो उसी अचर पद को क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। और यदि मल्टीप्लाई है तो दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे। यदि डिवाइड है तो उसी अचर पद को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि उसके विपरीत चिन्ह से कर देते हैं। जहाँ 3 डिवाइड था तो क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4x + 5 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 3। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 45। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड या मल्टीप्लाई वाला हट गया, पूरे के डिवाइड या मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अब अचर पद क्या है, प्लस के रूप में 5 है तो क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा, प्लस 5 है तो क्या करेंगे, -5, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, -5 कर दिए समानता के नियम 2 से। तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और इधर 45 में 5 माइनस, तो कितना आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो ये समझ गए। तो आगे है 4x/4। अब क्या कर देंगे यहाँ, अब प्लस या माइनस वाला तो हट गया, केवल अब 4x है तो x के साथ जो भी संख्या मल्टीप्लाई के रूप में है उसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि उसका उल्टा जस्ट करते हैं, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लगाते हैं समानता के नियम में। तो क्या हो जाएगा, 4, तो 4x/4 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4। तो दोनों पक्षों में 4 से डिवाइड, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। तो x का वैल्यू 10। तो इस तरीके से बनाना है समानता के नियम के अनुसार। तो बना लेंगे। तो आगे उदाहरण नंबर 7 आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए देखते हैं अब प्रश्नावली 5.1, नीचे दिए गए कथनों से समीकरण बनाइए। तो यहाँ कथन दिया गया है, हम लोग को क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो ऐसा हम लोग एग्जाम्पल में देख चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। तो ये कथन है, हम लोग को क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो जिसमें क्वेश्चन क्या है, 2 क्रमागत यानी कि क्रम से है संख्या, उनका योग कितना है, 11 है। तो आइए देखते हैं। तो यह है क्वेश्चन हम लोग का 5.1 का, 2 क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। तो संख्या है 2, अब वो ये दोनों क्रम से हैं और उसका योग कितना है, 11 से है। तो हल, तो मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्याएं। तो 2 क्रमागत संख्याएं हम लोग क्या मान ले रहे हैं, एक को x मान रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्रम से होना चाहिए। तो क्रम होने के लिए क्या होता है, केवल एक ही का अंतर होता है। तो क्या कर देंगे, x में 1 प्लस कर देंगे तो x + 1 है। तो 2 क्रमागत संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, x और x + 1। तो ये हो जाएगा। और इनका योगफल कितना है बोला है, 11। तो क्या हो जाएगा, इसलिए x प्लस ब्रैकेट में x + 1। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। तो 2 क्रमागत संख्या का हो जाएगा x और x + 1 इज इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगा आंसर। तो बना लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन है टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग। तो क्या है, टिकेंद्र और तेजराम की आयु का योग 30 वर्ष है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम आयु के 2 गुनी है। तो यहाँ से हम लोग को समीकरण बनाना है, जिसमें क्या दिया था, टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग कितना है, 30 है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की 2 गुनी है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन। तो मान लेते हैं, तो मान लेते हैं, माना तेजराम
माना तेज राम की आयु, तेज राम की आयु कितने मान ले रहे हैं, y वर्ष है। तो मान ले रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या दिया था, टिकेंद्र व तेजराम के आयु का योग 30 वर्ष है। तो यही हम लोग को समीकरण होगा। जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की 2 गुनी है। किसकी आयु 2 गुनी है, टिकेंद्र की आयु, किसके, तेजराम की आयु की। तो तेजराम की आयु का हम लोग क्या मान लिए, y वर्ष मान लिए। तो टिकेंद्र की आयु क्या हो जाएगा, तो इसलिए टिकेंद्र की आयु, तो टिकेंद्र की आयु क्या हो जाएगा, तेजराम का आयु जितना भी है उसका 2 गुना है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 वर्ष होगी। तो ये हो जाएगा। तो समझ गए होंगे इतना। तो अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, दोनों की आयु यानी कि टिकेंद्र व तेजराम की आयु कितना है, 30 वर्ष है। तो दोनों की आयु का योग, दोनों के आयु का योग कितना है, 30 है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए दोनों का आयु हम लोग को पता है, एक का कितना है y और दूसरे का 2y है, यानी कि तेजराम का y है और टिकेंद्र का 2y है। तो क्या हो जाएगा, y + 2y = 30। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे जो है अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आप लोगों को होमवर्क रहेगा। बाकी ये जो है ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो आज का आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।